जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी शौअंक के काव्य खंड के महत्वपूर्ण काव्य के सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काव्य खंड से प्रतिवर्ष किसी एक काव्य का, किसी एक पाठ का भावार्थ या सारांश लिखने के लिए कहा जाता है। तो अभी तक जिन जिन काव्यों के शीर्षक को या सारांश को बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, उन सब के बारे में आज के क्लास में लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, छप्पय शीर्षक कविता का सारांश लिखिए या भावार्थ लिखिए। तो छप्पय शीर्षक कविता के सारांश को लेकर आप लिखेंगे, छप्पय शीर्षक कविता नाभा दास के द्वारा रचित एक कविता है। इस कविता में कविता को भक्तमाल नामक पुस्तक से लिया गया है। इस कविता में नाभादास ने कबीरदास एवं सूरदास के विशेषताओं के बारे में चर्चा किया है। पहले छप्पय में नाभादास ने कबीरदास के प्रति अपना भाव व्यक्त किया है और लिखा है, कबीर भक्ति विमुख तथा कथित धर्मों की आलोचना किया है, लेकिन उन्होंने वास्तविक धर्म को स्पष्ट करते हुए योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व का बार बार प्रतिपादन किया है। उन्होंने अपनी रचना साखी, शब्दी और रामायणी में हिंदू और मुसलमान के प्रति कभी भी भेदभाव नहीं किया है। वह सबके प्रति आदर का भाव व्यक्त किया है। कबीर के वचन में पक्षपात नहीं है। वह हमेशा लोक मंगल की भावना रखते हैं। उन्होंने कभी भी मुंह देखी बात नहीं किया। उन्होंने धर्म के आडंबरों में भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म और षड दर्शन के सिद्धांतों की भी क्या किया है, आलोचना किया है। दूसरे नाभादास ने दूसरे छप्पय में सूरदास के बारे में लिखा है और कहा है, सूरदास कृष्ण के भक्त थे। सूर के कविता को सुनकर कौन उनकी प्रशंसा नहीं करेगा। सूर ने अपने सभी पदों में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। सूर की कविता गुण माधुरी और रूप माधुरी से भरा हुआ है। सूरदास दृष्टि संपन्न कवि हैं। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से गोप गोपियों के अद्भुत संवाद और प्रेम का वर्णन किया है। सूरदास की वाणी में विचित्रता है। इस कारण सभी कवि उनका श्रीचालन करने को क्या है, तत्पर है। तो ये रहा छप्पय शीर्षक कविता का भावार्थ। दूसरा प्रश्न है, कवित का सारांश प्रस्तुत करें। कवित शीर्षक पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। तो अब लिखेंगे, कवित भूषण के द्वारा रचित पद है या कविता है। इस पद को वीर रस में लिखा गया है। इसमें भूषण ने छत्रपति शिवाजी और सोलंकी वंश के राजा छत्रसाल के वीरता का बखान किया है। पहले पद में, मतलब छप्पय में यहां पर दो पद दिया है, तो पहले पद में भूषण शिवाजी के वीरता का बखान करते हुए लिखते हैं कि इंद्र जिस प्रकार यम पर भारी पड़ते हैं, जिस प्रकार समुद्र की आग जल पर भारी पड़ता है, ठीक उसी प्रकार रावण जैसे घमंडी राजा पर रघुकुल के
स्वामी राम भारी पड़ते हैं। जैसे पवन बादलों के झुंड को तितर बितर कर देता है, जैसे शिव कामदेव पर भारी पड़ते हैं, जैसे परशुराम ने सहस्त्राबाहु का अंत कर दिया, जैसे जंगल की आग वृक्षों को जला देता है, जैसे चिता मृग के झुंड पर भारी पड़ता है, उसी प्रकार हाथी पर सवार शिवजी मृगराज के समान प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अंधकार पर भारी पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कृष्ण कंस पर भारी पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार मुगल वंश के राजा औरंगजेब पर शिवाजी क्या होते हैं, भारी पड़ते हैं। दूसरा पद इसका है कि दूसरे पद में भूषण ने अपने दूसरे पद में छत्रसाल के वीरता का बखान करते हुए लिखा है कि छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलती है तो सूर्य के प्रखर किरणों के समान दिखती है। जैसे सूर्य के प्रकाश अंधकार को मिटा देती है, उसी प्रकार छत्रसाल की तलवार हाथियों के झुंड को क्षण भर में तहस नहस कर देती है। छत्रसाल के तलवार नागिन के समान अपने शत्रु पर लपक लपक कर वार करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव को मुंडन की माला देकर मना रही हो। भूषण कहते हैं, छत्रसाल आप महा बाहुबली हैं, आपके तलवार का बखान मैं कहां तक करूं। आपकी तलवार दुश्मनों को ऐसे काटती है कि उसे देखकर काल भी घबरा जाता है। तीसरा प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता का सारांश लिखें। पुत्र वियोग शीर्षक कविता का सारांश लिखें। आप लिखेंगे, पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित एक शोक गीत है। इस कविता में पुत्र के निधन के बाद मां के हृदय में उठने वाली दुख भावनाओं को कवित्री ने अभिव्यक्त की है। कवित्री कहती हैं, सारे संसार में खुशी की लहर दौड़ रही है, सभी दिशाएं हंस रही है, लेकिन मृत्यु के बाद कवित्री का खिलौना उसका पुत्र वापस नहीं आया। मां अपने पुत्र को गोद से नहीं उतारा कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। जब भी वह मां कहकर पुकार देता, तब मां उसके पास दौड़ी आ जाती थी, उसे थपकी देकर सुलाया करती थी, उसके सोने के लिए लोरिया गाती थी, उसके चेहरा पर थोड़ी सी मलिनता देखकर रात भर जागकर बिताती थी। अपने पुत्र के कल्याण के लिए मां ने अपने आप को भूल गई जाती थी। पत्थर को देवता मानकर नारियल दूध बतासा अर्पित करती है और सिर झुकाकर प्रणाम करती है, लेकिन बेटे की मृत्यु के बाद उसके प्राण को कोई लौटा नहीं पाया। मां हार कर बैठ रह गई और उसका बेटा उसके सामने ही उठ गया। कवित्री कहती है, पुत्र के मृत्यु के बाद मां को पल भर के लिए शांति नहीं है, उसके प्राण विकल हैं, परेशान हैं। मां का सबसे बड़ा धन उसका बेटा खो गया है, जो वापस नहीं आ सकेगा। पुत्र के निधन पर मां का मन हमेशा रोता ही रहता है। पुत्र के निधन से मां का जीवन जटिल और नीरस हो गया है। उसे संसार सुना सुना लग रहा है। मां कहती है, यदि उसका बेटा एक बार पुनः जीवित हो जाता तो उसे जी से लगाकर प्यार करती, सिर सहला सहलाकर उसे समझाती कि मेरे बेटे, तुम कभी मां को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि संसार में बेटा को खोकर मां का जीवन जीना आसान काम नहीं है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता पुत्र को भुला सकता है, लेकिन मां तो दिन रात की साथिन है, वह अपना मन को कैसे समझा सकती है। तो ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता का क्या है, सारांश है। अगला है, अधिनायक शीर्षक कविता का सारांश लिखें। अधिनायक शीर्षक कविता का सारांश लिखे।
आप लिखेंगे अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय के द्वारा रचित एक व्यंग्य कविता है। इस कविता में कवि ने वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया है और बताया है कि राष्ट्रगान में लोग किसे अपना भाग्य विधाता मानते हैं, जिसका गुणगान सभी गरीब लाचार बेबस व्यक्ति कर रहा है। कवि प्रश्न पूछना चाहते हैं कि वह कौन व्यक्ति है जो मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छतरी छत्र लगाकर आते हैं, जिनके आगमन पर तोप से गोला दागकर ढोल नगारा पीट कर जय जयकार किया जाता है। कवि के अनुसार वे जनता के सेवक नहीं बल्कि राजसी ठाठ बाट में लिप्त तानाशाह है। कवि कहते हैं राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर सभी दिशाओं से जनता आती है, वह नंगे पांव है, इतना गरीब है कि नरकंकाल के रूप में नजर आता है। उसके गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सिंहासन पर बैठा हुआ जनप्रतिनिधि हड़प लेता है। गरीब के पैसा से वह राजसत्ता का सुख भोगा करता है और गरीब गरीबी की मार से परेशान है। कवि अंत में प्रश्न करते हैं कि जनगण मन अधिनायक एक नहीं बल्कि अनेक हैं। वह महाबली का रूप धारण कर लिया है और जनता इसे त्रस्त है, परेशान है और बिना इच्छा के भी इनके डर से राष्ट्रगीत गा रहे हैं और बाजा बजा रहे हैं। 5वां प्रश्न है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। आप लिखेंगे प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया कविता है। इस कविता में विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटे को वार्तालाप शैली में कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। इस कविता में कवि कहता है कि लोहा कर्म का प्रतीक है, इसे हर वस्तु में तलाशना होगा। वह प्यारी बिटिया से पूछता है बताओ आसपास में लोहा कहाँ कहाँ है। बिटिया बताती है चिमटा, करकुल, शिगरी, शमशी, दरवाजे की सांकल कब्जे में। कुछ देर फिर याद करती है और कहती है लकड़ी के 2 खंभे पर लगातार सेफ्टी पिन, पूरी साइकिल। कवि कहता है लोहा कर्म का प्रतीक है, वह जहां भी रहता है मजबूती के साथ रहता है, उसका कोई शोषण नहीं कर सकता। कवि पुत्री को याद दिलाता है कि फावड़ा, कुदाली, हंसिया, चाकू, खुरपी, बसुला सभी में लोहा है। इसके अलावा मां याद दिलाती है बाल्टी, कुएं में लगी घिर्री, छाता का डंडा, घमेला सब लोहा का बना हुआ है। इस तरह परिवार के सभी लोग मिलजुल कर अपनी बिटिया को लोहा से परिचित कराएंगी और बताएंगे कि लोहा क्या है, कर्म का, मेहनत का प्रतीक है। 6ठा प्रश्न है हार जीत शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। हार जीत शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। उत्तर होगा हार जीत शीर्षक कविता अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया एक गद्य कविता है। इस कविता में कवि ने दिन प्रतिदिन जीवन के अनुभवों का सामान्य शब्द में उल्लेख किया है। कवि युद्ध की स्थिति से दुखी हैं। वह शासकों के क्रियाकलाप से असंतुष्ट हैं। उन्होंने युद्ध के विषय में हार जीत पर प्रश्न खड़ा किया है। वे कहते हैं लोग उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर को सजाया जा रहा है क्योंकि जनता को बताया गया है कि उनकी सेना विजय करके लौट रही है। कवि यह बताते हैं कि नागरिकों में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता है कि सेना किस युद्ध में गई थी, विजय किसका हुआ है, सेना का या शासक का। युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे, कितने विजय होकर वापस आ रहे हैं। शहीद होने वाले की सूचियां प्रकाशित नहीं है, लेकिन इस बात को पूछने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है।
सभी लोग उत्सव मनाने में मशगूल हैं। शासकों के आने के लिए सड़कें को गीला किया जा रहा है, क्योंकि सड़कों का धूल उन पर न पड़ जाए, क्योंकि उनके शरीर पर धूल पड़ने से सम्मान को ठेस लगेगा। एक बूढ़ा मशक वाला सड़क को सींच रहा है और कहता है, युद्ध में जीत नहीं, हार लौट रही है, और गाजे बाजे के साथ हमारी विजय नहीं, पराजय लौट रही है। लेकिन उसके बात को कोई सुन नहीं रही है, क्योंकि उसे सच कहने की इजाजत नहीं है, और जिसे सच कहने की इजाजत है वह सेना के साथ रथ पर चढ़कर आ रही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। गांव का घर शीर्षक कविता का सारांश लिखिए। आप लिखेंगे, गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेंद्र पति के द्वारा रचित कविता है। इस कविता में कवि वर्तमान ग्रामीण परिवेश में जो सकारात्मक और नकारात्मक बदलाव आया है उसके बारे में चिंता व्यक्त किया है। कवि कहते हैं, अब गांव में बदलाव आ गया है, घर अपना पुरानापन खो चुका है। कवि कहते हैं, गांव के घर चौखट पर आते हैं। घर की नई कन्याओं के आने पर बुजुर्ग लोग घर में प्रवेश करने से पहले खांसते हैं, खड़ाऊ खटखटाते हैं, कराते हैं या किसी के नाम को बुलाते हैं। कवि गांव के इस परंपरा को खोना नहीं चाहते, इसलिए गांव की स्मृतियां उन्हें बार बार याद दिलाती है। कवि कहते हैं, पंचायती राज में बिजली, बत्ती, टीवी आ गया है, लालटेन अब आले में धूल फांक रही है, चारों ओर चकाचौंध रोशनी है, फिर भी रात अधिक अंधेरा लगती है, क्योंकि उजाला कृत्रिम है। लोकगीत, विरह